नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड का संडे स्पेशल। मैं आपके साथ पुनीत पाठक हूं। आपका संडे बड़ा अच्छा बीता होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। न्यूज डिकोड के इस स्पेशल एडिशन में आज हम जिन मुद्दों की तह तक जाने की कोशिश करने वाले हैं वो मुद्दे बेहद जरूरी हैं और हम ये कहेंगे कि आपको आज का संडे स्पेशल एडिशन जरूर देखना चाहिए। वैसे अभी साल 2022 चल रहा है और अगला लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, यानी अभी तकरीबन 2 साल का वक्त इसमें बचा है और 2024 ही वो साल भी होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल का कार्यकाल बतौर पीएम यानी प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा करेंगे। 10 साल का कार्यकाल 2024 में पूरा हो रहा है और अगले लोकसभा चुनाव में भी अभी बीच में 2 साल हैं। 2 साल का वक्त इसमें बचा हुआ, लेकिन अभी से आप देखें तैयारियों की, जमावट की, रणनीतियों की, मीटिंग्स की सुगबुगाहट आप देख भी पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। यह सुगबुगाहट हो कहां रही, क्यों हो रही और आखिर सुगबुगाहट का क्या नतीजा निकलेगा, इसी को आज हम संडे स्पेशल के अपने पहले सेगमेंट में विस्तार से आपके सामने डिकोड करने वाले हैं। राजनीति शास्त्र को जानने समझने वाले किसी महान विचारक ने यह लिखा है, कहा है कि राजनीति एक सर्वसमावेशी प्रक्रिया है जिसमें जनता की सूक्ष्म छलनी से गुजरना पड़ता है। इसके बदलते परिदृश्य में हर राजनीति करने वाले को सतत संघर्ष, परिश्रम और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जन भावनाओं से जुड़कर जन आकांक्षाओं पर खरा उतरकर ही सही अर्थों में राजनीति संभव है। तो ये अगर आप समझते हैं तो आप सतत संघर्ष और मेहनत, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना, इन सबको भी अच्छी तरह परख पाएंगे, समझ पाएंगे। सवाल यह है कि क्या विपक्ष ऐसा कर पा रहा है या आने वाले वक्त में क्या प्रयासों से ऐसा कर पाएगा। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसका एक ठोस कारण। प्रधानमंत्री मोदी बीते कुछ दशकों की राजनीति में एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभरे जिनके सामने विरोधी हथियार डालते नजर आते हैं और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई दफा। बीजेपी ने खुद को इलेक्शन मशीन में तब्दील कर लिया है। एक चुनाव के खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी फौरन अगले चुनाव की तैयारी में या किसी और स्टेट में एक्टिव दिखती है। जब विपक्ष एक चुनाव की थकान मिटा रहा होता है तो बीजेपी के नेता अगले चुनाव की या किसी अन्य स्टेट के चुनाव की रणनीति में व्यस्त हो जाते हैं। आज हम बीजेपी की ताकत, विपक्ष की मजबूरी, मोदी का मैजिक और विपक्ष के सामूहिक एकता जिसका दावा एक बार फिर हो रहा है, कुछ कवायद है, इसको डिकोड करेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक मंच पर 2 राज्यों के सीएम एक साथ नजर आ रहे हैं। बिहार से तेलंगाना की दूरी तकरीबन 1450 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से बिहार से तेलंगाना जाने पर करीब 30 घंटे का वक्त लगता है। ये के सीएम के चंद्रशेखर राव बिहार के दौरे पर थे। केसीआर के इस दौरे पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। लोगों के मन में सवाल उठा, आखिर इस दौरे की वजह क्या है। पत्रकारों के मन में भी इस तरह का सवाल कौन रहा था और पत्रकारों ने नीतीश कुमार और केसीआर से इस बारे में सीधे सवाल पूछे। विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी तो सवाल सुन लिया आपने। अब जरा केसीआर ने जवाब क्या दिया ये भी सुनिए। इतना विरोधी दल है देश में, उनको सुनिए, जो कर रहे हैं कि हर संभव प्रयास हम करें। सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आई है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है। अब जरा गौर से नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए। सवाल अप्रत्यक्ष रूप से यही था कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नीतीश कुमार इस सवाल से बचते नजर आए। फिलहाल वो उसका जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। हाथ जोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने की जल्दी में भी दिखे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने केसीआर से भी कहा कि आप पत्रकारों के सवालों में न उलझें। अब चलिए रे, अब इसके चक्कर में मत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ के चंद्रशेखर राव पत्रकारों के सवालों का बड़ी धैर्य के साथ जवाब देते नजर आए। मैंने कह दिया
केसीआर तो नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाने का प्रयास करते भी दिखे। विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार और केसीआर ने स्पष्ट तौर पर नहीं दिया। केसीआर का कहना था कि जब विपक्षी दल साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तब तय होगा। वहीं राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन देने के सवाल पर नीतीश कुमार और केसीआर कोई जवाब न देते हुए इसे टाल गए। कुल मिलाकर केसीआर के बिहार दौरे से एक बात तो साफ है कि विपक्ष कोशिश कर रहा है कि 2024 के पहले वो सभी मिलकर मोदी के खिलाफ एक मोर्चा बना सकें। तो ये तस्वीर जब सुर्खियों में आई थी तो आपने खबरों में देखा होगा, और कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा संकेत दे जाती है, चीजों को साफ कर जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष के सामने ऐसी क्या मजबूरी कि समूचे विपक्ष को एकजुट होने के बारे में कवायद करनी पड़ रही। चलिए इसी बहाने जो मोदी मैजिक कहा जाता है इसको भी हम डिकोड करते हैं। इसमें कोई शक या दो राय नहीं है कि आजादी के बाद से अगर हम सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की चर्चा छेड़ेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्थान काफी महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक जननेता के तौर के ऊपर पूरी तरह स्थापित किया है। आम लोगों में नरेंद्र मोदी की छवि एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री के तौर पर स्टैब्लिश हो चुकी है। नरेंद्र मोदी वाक कला और उन्हें विरोधियों से काफी ऊपर और अलग करते हैं। नरेंद्र मोदी चुनावी रणनीति बनाने के महारथी हैं, यह हम कई दफा महसूस कर चुके हैं। आम लोगों की नब्ज को भांपने में प्रधानमंत्री मोदी का कोई सानी नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर बस एक कांग्रेस पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मौजूदा स्थिति जो है वो देश के सामने बड़ी कमजोर सी है, बिखरी बिखरी सी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी महज 52 सीटें ले पाई थी, 52 सीटों पर सिमट गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें ले पाई। बाकी क्षेत्रीय दल बीजेपी के आसपास कहीं फटकने तक का सोच नहीं सकते। और ऐसे में विपक्षी दलों को अगर पीएम मोदी को टक्कर देनी है तो उनको आपस में हाथ मिलाना पड़ेगा, अभी से रणनीति बनानी पड़ेगी, और इसकी तैयारी अंदर खाने अभी से शुरू हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए अभी से ये दल अगर सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका बड़ा कारण है मोदी मैजिक। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए भारतीय आम चुनाव देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच में 7 चरणों में आयोजित कराए गए थे। चुनाव के नतीजे 23 मई को घोषित किए गए थे, याद होगा आपको, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की और अपने पूर्ण बहुमत को बरकरार रखा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की। इस तरह बीजेपी ने 37.36% वोट प्राप्त किए पूरे देश में, जबकि एनडीए का अगर आप संयुक्त वोट शेयर देखें तो वो 60% से ऊपर 60.37 करोड़ वोटों के साथ 45% का रहा। कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीती और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मात्र 92 सीटें प्राप्त की। अन्य दलों और उनके गठबंधन ने भारतीय संसद में कुल मिलाकर के 97 सीटें जीत पाए थे। ये 2019 का वो गणित है जो बताता है कि क्यों और किस वजह से इन सबको एकजुट होना पड़ रहा है, क्यों और किस वजह से इन्हें एकजुट होने के बारे में सोचना पड़ रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त बेहद मजबूत है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष एक होगा तो कैसे होगा, और विपक्ष अगर एक हो भी जाता है तो उनका पीएम पद का दावेदार उम्मीदवार कौन होगा। पिछले दिनों नीतीश कुमार फिर चर्चा में आ गए थे। चर्चा में आने की वजह थी उनका एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को छोड़ने का फैसला, सीएम पद से इस्तीफा देना और महागठबंधन की सरकार के मुखिया के तौर पर फिर से सीएम पद की शपथ लेना। कहने का मतलब ये कि सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और आरजेडी कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद नीतीश को अपने फैसले का बचाव करना था, उन्होंने किया भी और बीजेपी पर जमकर हमला किया। सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की था की, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद बीजेपी ने भी नीतीश कुमार पर कई हमले बोले।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात का शोर मचा दिया कि नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का मजबूत चेहरा हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने भी आज तक प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। केसीआर का बिहार दौरा बताता है कि विपक्ष एक होने की कोशिश तो कर रहा है। अब बात दूसरे प्रबल उम्मीदवार की, तो भला पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी पीएम मोदी की कट्टर विरोधी के तौर पर खुद को दर्ज करा चुकी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी से सत्ता छीन नहीं पाए। यानी ममता बनर्जी भी विपक्ष के पीएम पद की दावेदार हो सकती हैं। अब तीसरे दावेदार की बात करते हैं। नई शराब नीति को लेकर दिल्ली में जमकर सियासत हो रही है। डिप्टी सीएम सिसोदिया को सीबीआई ने मुख्य आरोपी बनाया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इसे लेकर जमकर जुबानी जंग छिड़ी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया कि अगर पीएम मोदी को कोई देश में टक्कर दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पीएम पद के लिए केजरीवाल के नाम को आगे बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं अंतिम नाम की, जो काफी समय से चर्चाओं में सुर्खियों में रहा है, और वो नाम राहुल गांधी का है, जो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। 3500 किलोमीटर की इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस बताना चाहती है कि बीजेपी का विकल्प केवल और केवल कांग्रेस ही है, और पीएम मोदी को टक्कर देने का मादा अगर किसी में है तो वो राहुल गांधी में है। कुल मिलाकर विपक्ष के कई चेहरे हैं जो ये चाहते हैं कि विपक्ष का चेहरा बनकर पीएम पद की दावेदारी करें, लेकिन असली सवाल वही है, ऐसा होगा कैसे। तो क्या नीतीश बाबू होंगे, क्या राहुल गांधी होंगे, क्या ममता दीदी होंगी, या फिर केजरीवाल जैसा उनकी पार्टी कहती है। पर उससे भी बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या समूचा विपक्ष एकजुट हो पाएगा। चलिए जरा इस बात को डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह साहब कि विपक्ष की सभी पार्टियों का राजनीतिक एजेंडा अलग अलग है, उनका टेम्परमेंट अलग अलग है, उनका वोट बैंक अलग अलग है, उनका राजनीतिक क्षेत्र भी अलग अलग है, हम कह सकते हैं तासीर ही अलग है। ऐसे में विपक्षी दलों के बीच में एक सामंजस्य बैठा पाना बड़ा मुश्किल का काम है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव याद होंगे आपको, विपक्षी एकता के कथित गुब्बारे को फूटता हुआ हम इसमें देख चुके हैं। बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेला और विपक्ष बीजेपी के इस दांव के आगे पूरी तरह फेल और पस्त नजर आया। विपक्षी दलों के विधायक और सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्रॉस वोट करते नजर आए। बीजेपी यह दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस बात को मानना पड़ेगा कि विचारधारा और संगठन के स्तर के ऊपर बीजेपी बाकी के दलों से काफी ऊपर और मजबूत है। बीजेपी का उन राज्यों में भी जनाधार अब बढ़ रहा है जहां उम्मीद कोई कुछ साल पहले नहीं कर पाता था। पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भले ही सत्ता से चूक गए, लेकिन वहां धमक तो दिखी। एक और महत्वपूर्ण बात यह, बीजेपी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन है। आप इसे गाड़ी की चेचिस की तरह देख पाएंगे, जैसे पूरी चेचिस गाड़ी को संभालती, ऐसे संघ बीजेपी को सपोर्ट करता है, और इसके लाखों समर्पित स्वयंसेवक भी हैं। इसे भी विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन माना जाता है। आरएसएस का साथ बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र किए बिना यह सेगमेंट पूरा नहीं हो पाता, वो बात यह है साहब कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के एक सर्वमान्य लीडर बन चुके हैं। उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट के तौर के ऊपर स्थापित हो चुकी। एक राष्ट्रवादी प्रखर नेता के तौर पर वो स्टैब्लिश हो चुके हैं। आप माने या ना माने, देश में हिंदुत्व की विचारधारा देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख विचारधाराओं में से एक है। और इस विचारधारा और पीएम मोदी के बरक्स कौन सी विचारधारा, कौन सा लीडर कामयाब हो पाएगा, इस पर मनन करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन सा सीमेंट होगा जिससे विपक्षी दल एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। क्या अपने राजनीतिक हितों का समझौता कर पाएंगे विपक्षी दल? क्या एक चेहरे पर सभी दल एक हो पाएंगे? देखना होगा। दावे तो अभी इस तरह के हैं, कुछ कोशिशें प्रयास भी हैं, लेकिन आपके साथ हम भी देखेंगे कि दरअसल इसमें क्या होता है, किस तरीके से आप विपक्ष को एक होता देख पाते हैं। और इसकी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो चुकी है, जिसका जिक्र हमने अपने पहले सेगमेंट में किया और विस्तार से इस चीज को डिकोड किया। हम हमारे देश और पूरी दुनिया का चरित्र धार्मिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 300 धर्म हैं। अनुयायियों के लिहाज से सबसे बड़ा धर्म ईसाई है,
इस्लाम दूसरे पायदान पर है और हिंदू धर्म, जिसे सनातन भी कहा जाता है, इसका स्थान तीसरा है। धर्म का मतलब धारण करने योग्य से होता है, वहीं मजहब का अर्थ पंथ या संप्रदाय से है। जब बात धर्म की हो रही हो तो बात धार्मिक शिक्षा की जरूर उठती। कहने का अर्थ ये कि धर्म की शिक्षा, जिसमें बच्चों को धर्म के बारे में तमाम जानकारियां दी जाती हैं, ये धार्मिक शिक्षा धर्मगुरु ही देते हैं, जिनका मकसद होता है बच्चे धर्म विशेष से पूरी जानकारी हासिल कर सकें, वो धर्म के प्रति पूरा भरोसा करें, अपने आराध्य पर भरोसा करें। आप सोच रहे होंगे कि हम आज धर्म और धार्मिक शिक्षा के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बांध रहे हैं, तो आपको बता दें कि न्यूज डिकोड के संडे स्पेशल के आज के दूसरे सेगमेंट में हम आज एक धार्मिक शिक्षा केंद्र से जुड़े विवाद, इसे विस्तार से डिकोड करने का पूरा प्रयास करेंगे। मदरसा, यह शब्द आपने कई दफा सुना होगा। मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पाठशाला, और पाठशाला का अर्थ आप जानते ही हैं, पाठ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। मदरसा वो जगह है जहां बच्चों को इस्लाम की तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। मदरसा कैसे खुलता है, कहां से मदरसों के लिए फंड आता है, और मदरसों पर विवाद आखिर है क्यों, इन सबको आज हम डिकोड करने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर एक विवाद इसी सप्ताह सामने आया। देश के अवैध मदरसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जयभान सिंह पवैया का बयान सुर्खियों में रहा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में संचालित अवैध मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका समर्थन बीजेपी ने भी किया। पवैया के बयान ने मध्य प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण को एक नई हवा दे दी। तो हर धर्म की पाठशालाएं होती हैं, हर धर्म के जो तमाम बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी तक उसका ज्ञान पहुंचे, और ऐसा ही काम अगर मदरसे कर रहे हैं तो फिर विवाद क्यों हो रहा है, ये विवाद क्यों है, इस पर हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, बात करेंगे। पहले मदरसे के कॉन्सेप्ट को जरा पूरी तरह समझ लेते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मदरसा वो जगह होती है जहां बच्चों को इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। ये शिक्षा क्या होती है और कैसे दी जाती है, चलिए जरा इसको भी विस्तार से डिकोड करते हैं। मदरसों में प्राइमरी, जूनियर और हायर एजुकेशन में पूरी शिक्षा को बांटा गया है। प्राइमरी एजुकेशन को इब्तिदाइया कहा जाता है, जो 5 या 6 साल का होता है। जूनियर एजुकेशन के लिए सानविया का इस्तेमाल होता है, जो 4 साल का होता है। इसके बाद आलिया होता है, जिसकी मदरसों में मान्यता ग्रेजुएशन तक मानी गई, लेकिन अगर आप सरकारी सिस्टम को देखें तो सरकारी तौर पर इसकी मान्यता इंटरमीडिएट तक ही है। और इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उलिया होता है, जो 2 साल का होता है। कुछ मदरसों में 2 तरह से पढ़ाई होती है। एक होता है मकतब, जिसमें 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। अगर किसी को इस्लामिक शिक्षा लेनी हो तो वो 5वीं क्लास के बाद आलमियत की तरफ जा सकता है, चला जाता है, फिर वहां से वो आलिम या आगे की पढ़ाई भी कर सकता है। इसके आगे साबेया और सामेन की पढ़ाई करने वालों को फाजिल की डिग्री मिलती है, और ये एमए के बराबर दर्जा रखती है, लेकिन ये इस्लाम के मुताबिक, मदरसों के सिस्टम के मुताबिक। इसके बाद अगर किसी को पढ़ना होता है तो वो रिसर्च कर सकते हैं और उसे मुफ्ती की डिग्री भी मिल जाती। आमतौर पर किसी भी मदरसे में 8 क्लासेस होती हैं, जिनमें इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक रेवोल्यूशन, इसके अलावा अरबी कुरान और अरबी साहित्य को विस्तार से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मदरसे में 5 वक्त की नमाज, इसकी भी तालीम दी जाती। देश में तकरीबन 37,000 मदरसे हैं, और देश में तकरीबन 30,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें कुरान पूरी तरह से याद है। तो अब ये सवाल, फिर जो मूल सवाल है हमारा, उस पर लौटते हैं। आप समझ गए हैं कि मदरसों में आम स्कूलों की तरह अपना एक खुद का सिस्टम है, वहां पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें डिग्रियां मिलती हैं और जरूरत के मुताबिक या इच्छा के मुताबिक उसमें पढ़ा जाता है। बस होता यह है कि इनका सिलेबस अलग है। तो सवाल ये उठता है साहब कि आखिर मदरसों का आधुनिकीकरण होने में क्या दिक्कत है, क्या बाधा है। चलिए जरा इस बात को भी समझ लें, डिकोड करते हैं। मदरसा चलाने वालों में आत्मविश्वास की इतनी कमी है कि वो उसको कतई नहीं चाहते कि वो आधुनिक बने। उनको ये लगता है कि अगर सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण करेगी तो फिर मदरसे में दी जाने वाली इस्लामी तालीम के ऊपर भी असर इसका जाएगा, और ऐसे में सरकार घोषणा के अलावा सिवाय कुछ कर नहीं पाती। मदरसे के संचालक भी इसके लिए आगे नहीं आते, यानी दोनों तरफ से इसमें कोई प्रयास ठोस तौर के ऊपर नहीं हो पा रहा।
चलिए अब जरा हम उस मुद्दे की बात पर आते हैं, मदरसों पर विवाद क्यों है। एक बयान हमने आपको बताया था जिसके बाद यह विवाद मध्य प्रदेश में भी उठा। दरअसल मामला पूर्वोत्तर के राज्य असम और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वहीं से शुरू हुआ है। पिछले 34 दिनों में असम में 3 मदरसों को बुलडोजर से वहां पर ढा दिया गया। यह आरोप है कि इन मदरसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था और जिन इलाकों के मदरसों को ढाया गया उसमें बोंगाई गांव, कबैथरी फोर गांव और ढाकलीपारा शामिल हैं। अब यह भी जान लीजिए कि क्यों असम सरकार ने मदरसों पर आखिर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। दरअसल असम में हाल ही में इमाम और मदरसे के शिक्षकों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर यह आरोप था कि ये आतंकी संगठनों AQIS यानी कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ABT यानी कि असरुल्ला बांग्ला टीम से जुड़े। ऐसी खबरें थी कि धार्मिक शिक्षकों के भेष में कुछ आतंकी राज्य में घुस आए हैं और राज्य विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। असम में तकरीबन 1000 निजी मदरसे हैं जिनमें तकरीबन 1 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं। 29 अगस्त को असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मदरसों को आतंकियों के ट्रेनिंग हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इन मदरसों में शिक्षा की बजाय अब आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही। असम में 2020 में राज्य सरकार ने मदरसों का अनुदान बंद किया था। उस वक्त हिमंत बिस्वा शर्मा राज्य के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अनुदान बंद होने की वजह से राज्य में 2 साल के भीतर 800 मदरसे वैसे ही बंद हो गए। हालांकि 1000 से ज्यादा निजी मदरसे अब भी वहां संचालित हैं और इनका संचालन ऑल असम तंजीम मदारिस कौमिया करती है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले योगी सरकार ने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का एक आदेश दिया, याद होगा आपको, जिसका असर MP पर भी देखने को मिल रहा है। सर्वे के आदेश देने के पीछे यूपी सरकार का तर्क यह है कि वो मदरसों में सुविधाएं देने पर विचार कर रही। बहरहाल हमारा यह मानना है कि मदरसों का मकसद धार्मिक शिक्षा देने का रहा है। धार्मिक शिक्षा लेना हर एक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है, हक है। अगर वो लेना चाहते हैं तो इसमें कोई बाधा नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस पर किसी को कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यहां यह भी जरूर कहना चाहते हैं कि धार्मिक शिक्षा के केंद्रों का देश और समाज के खिलाफ इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कुल मिलाकर सरकार और मदरसा संचालकों को आपस में संवाद और लगातार संवाद करने की जरूरत है और इस धार्मिक शिक्षा केंद्र को विवादों से दूर रखा जाए, क्योंकि व्यवस्था बेहतर है लेकिन उस व्यवस्था का इस्तेमाल गलत लोग अपने हाथों में लेकर करना चाहते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं जिस तरह के मामले सामने आए। अब इसमें कुछ और विवाद जुड़ेंगे या ये व्यवस्था सुधरेगी, ये देश भी देख रहा है और इस खबर के ऊपर या इस मसले के ऊपर दुनिया के कुछ और देशों की भी नजर है। तो आज का जो हमारा न्यूज डिकोड है संडे स्पेशल, उसमें इतना ही। कल आपसे फिर से जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो रात को 8:05 पर मुलाकात होगी जैसे हमेशा होती है। तब तक अपना परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।